हेलो लिसनर्स, वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। मैं आपके होस्ट में हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद आवर स्टोरीज, विद आवर एक्सपीरियंसेस एंड सम एडवाइस जो हम आपसे शेयर करेंगे सो दैट आप अपने गोल्स तक हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच सके। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और इस एपिसोड पे आगे बढ़ने से पहले सागर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए 20th एपिसोड तक की जर्नी कैसी रही। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही। मैं इस पॉडकास्ट में पहले कह चुका हूँ कि द रीज़न आई स्टार्टेड डूइंग द पॉडकास्ट वॉज कि मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जो हम दोनों साथ में करें। सो इट स्टार्टेड विद दैट गोल इन माइंड इन माई हेड। पर जैसे जैसे ये पॉडकास्ट आगे बढ़ा है, विद एवरी एपिसोड आई एम लर्निंग कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको और मुझे पता है, जो ना सिर्फ हमारे लिए हेल्पफुल है बट जो हमको सुन रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। एंड दिस आई एम नॉट सेइंग ताकि मैं अपनी तारीफ करूं, बट इससे आई होप कि पीपल विल अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उनको पता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लाइफ लेसन्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे ही आपके पास भी ऐसे लाइफ लेसन्स होंगे जो आप दुनिया से शेयर कर सकते हैं और जो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो माई होप इज़ कि जैसे कि हमारी जर्नी चल रही है इस पॉडकास्ट पे, आपकी भी एक जर्नी स्टार्ट हुई होगी हमारे साथ साथ, और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें देख पा रहे होंगे जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत सही कहा है किसी ने कि जो टीचर है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे लिए तो ये रहा है कि मेरी पर्सनल लाइफ में जो जो चीज़ें मुझे पता थी मैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाया। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि आपको चीज़ें पता है और आप एक्चुअली उनको अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्योंकि मैं वो चीज़ें प्रीच कर रहा हूँ तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है उन्हें फॉलो करने के अलावा। तो एक वो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। और दूसरा ये कि जब आप देखते हैं कि आपकी एडवाइस या आपकी किसी दी हुई गाइडिंग्स की वजह से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग रहती है। और हर एपिसोड के साथ आई थिंक अपन अपने लाइफ लेसन्स री भी करते जाते हैं, ना सिर्फ लिसनर्स के लिए बट हमारे लिए खुद भी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग चर्चिल, दिस वॉज ऑल्सो अ ड्रीम फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आप एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट एरिया में कुछ करें। इज दैट राइट? या मैं जब कॉलेज में हुआ करता था, ग्रेजुएशन कॉलेज में, तो मैं जिग जिगलर, टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, इन लोगों को फॉलो किया करता था। एंड आई यूज टू थिंक कि कुछ तो तरीका होना चाहिए जिस तरीके से मैं भी इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ किसी की ज़िंदगी में और उनको बेटर बना पाऊँ। और मुझे बातें करना हमेशा से पसंद था, लोगों को हेल्प करना, एडवाइस करना हमेशा से पसंद था। सो ये पॉडकास्ट एक मीडियम बना उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो जस्ट टू ऐड टू दी हैप्पीनेस जो हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं इस 20th माइलस्टोन एपिसोड में, मैं एक 5 स्टार रिव्यू आया है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड दिस इज फ्रॉम सुदीप शक्ति, एंड दे राइट, थ्रू दिस पॉडकास्ट यू आर स्प्रेडिंग गुड वर्क, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। द वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट इज टू डिजाइन अ रियल लाइफ फ्रेमवर्क एंड टू मेंटर पीपल फॉर देयर बेटर डेज अहेड। थैंक यू सुदीप आपके ऑसम रिव्यू के लिए। हम कुछ चीज़ें आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे। जब आप बात करते हैं एक फ्रेमवर्क देने की और मेंटरिंग करने की, तो आप एग्जैक्टली हम लोगों से चाह क्या रहे हैं? आप अगर डिटेल में हमें बताएंगे कि आप एग्जैक्टली हमसे क्या चाहते हैं, वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू आउट। सो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in पे, एंड वहाँ पे से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे उस चेंज को इनकॉर्पोरेट किया जाए। एंड वी ऑल्सो वेलकम ऑल ऑफ आवर लिसनर्स टू राइट इन, और आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में जिसमें आपको हेल्प चाहिए, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क विथ यू एंड सी हाउ वी कैन हेल्प यू एज वेल। तो उसके लिए जैसा कि चर्चिल ने कहा, सिंपली राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। तो आज के इस 20th एपिसोड में वी इनवाइटेड क्वेश्चंस फ्रॉम आवर लिसनर्स एंड हम उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सो सागर, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन वी गॉट? सो ये पहला क्वेश्चन जो है ये अंशुल की तरफ से आया है, एंड शी राइट्स इन, हाउ कैन शी बिल्ड डिसिप्लिन इन हर लाइफ। यानी कि आप अपने लाइफ में अगर डिसिप्लिन से स्ट्रगल करते हैं तो कैसे अपनी लाइफ में आप डिसिप्लिन ला सकते हैं। आई थिंक डिसिप्लिन से तो हम सभी स्ट्रगल करते हैं। उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है लोगों के लिए। कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग रैदर डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो अपना काम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ये आइडेंटिफाई कर लेना कि आपके लिए फर्स्ट एरिया कौन सा है जिस पे आप डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन नॉट गो फ्रॉम अ पॉइंट जहाँ पे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं से आप आर्मी पर्सन की लाइफ हो जाएगी जो पूरी डिसिप्लिन होगी। सो आप वो चेंज धीरे 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 ही ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एक ऐसा वन एरिया है जिसमें आपके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप होगा। ये एक्चुअली मेरी भी फेवरेट स्ट्रैटेजी है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट वन थिंग यू वांट टू चेंज। किसी एक एरिया में किसी एक चीज़ को आप बदल सकते हैं,
और जब आप उसको बदलते हैं तो वो आपको एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है किसी और चीज़ को चेंज करने की। और बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू स्ट्रगल विद डिसिप्लिन इन जनरल तो ये बहुत ही छोटा चेंज होना चाहिए। अगर आप एक साथ बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इंटिमिडेट हो जाएंगे पहले से ही, और वो चेंज होगा ही नहीं। सो इफ़ यू वांट टू लेट्स से मेक योर हेल्थ बेटर, तो आप एक साथ हेल्थ बेटर नहीं कर सकते। आप शायद सिर्फ एक खाने का आइटम कम कर सकते हैं, या अपनी सिर्फ ईटिंग हैबिट्स बेटर कर सकते हैं, या स्लीपिंग हैबिट्स बेटर कर सकते हैं। बट इट हैज़ टू कम डाउन टू कोई एक चीज़ जो आप अपने विद इन योर कंट्रोल चेंज कर सकें। क्योंकि आपने हेल्थ का टॉपिक लिया है तो मैं हेल्थ पे ही आगे कंटिन्यू करता हूँ। डिसिप्लिन लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप टाइम और प्लेस डिसाइड करें। अनलेस यू हैव दीज टू पैरामीटर्स डिफाइंड, आपका डिसिप्लिन कभी नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ किस टाइम पे करने वाले हैं और किस जगह पे करने वाले हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर इज़ कि आप जिम जाना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं सुबह 6 बजे जिम जाना चाहती हूँ और इस वाले जिम जाना चाहती हूँ। एंड वंस यू हैव दैट डिसाइडेड, आपको एक बहुत ही छोटा सा चेंज लाना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि ओके, फॉर द फर्स्ट 10 डेज मेरा गोल सिर्फ इतना है कि मुझे जिम में शो अप करना है। भले ही बारिश हो रही हो, भले ही तबीयत ठीक नहीं हो, भले ही कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ गया हो, मुझे सिर्फ 6 बजे जिम में जाना है और जाके वापस आ जाना है। दैट शुड बी योर अल्टीमेट गोल फॉर स्टार्टिंग द डिसिप्लिन जर्नी। अब इसमें आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा बोनस है। फॉर दी फर्स्ट 10 डेज पर आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे सिर्फ जिम में शो अप करना है इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड क्योंकि ये इतना छोटा स्टेप है कि करना बहुत आसान है, अभी आपकी बॉडी को पेन नहीं हो रहा है, उसको एफर्ट्स नहीं डालना है, उसको सिर्फ जिम तक जाना है और वापस आना है उस टाइम से, तो काफ़ी आसान हो जाता है। एंड जैसे जैसे आप जाने लग जाते हैं, अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने हैबिट फॉर्मेशन चालू कर लिए। एंड हैबिट फॉर्मेशन से डिसिप्लिन बहुत आसान हो जाता है। इसमें एक ट्रिक ये भी है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है टू एक्सेप्ट अ स्मॉलर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो जब आप कह रहे हैं कि आप जिम जाइए और वापस आ जाइए, पहले 3 दिन आप लिटरली सिर्फ यही कीजिए। आप जिम तक जाइए, अंदर जाइए, प्रेजेंट लगाइए और वापस आ जाइए। उस 3-4 दिन, 1-2 हफ्ते की ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपके माइंड को समझ में आएगा कि आपके लिए जिम पहुंचना तो इम्पोर्टेंट है ही। सो इट्स सच अ स्मॉल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कि वो सक्सेस तक पहुंचने में आपका माइंड आपको रोकेगा नहीं। एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट एंड डूइंग वट एवर यू आर देयर टू डू एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम एक इंक्रीमेंटल जर्नी प्लान कर रहे हैं। आप पहले एक लेवल अचीव कीजिए और उसके बाद दूसरे की कोशिश कीजिए। नॉर्मली लोग जब जिम जाते हैं या कुछ इस तरह का रूटीन लाने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पहली बार में ही बड़ा तीर कर लें, और अगर हमने बड़ा तीर नहीं मारा है तो वो काउंट नहीं करते। तो अगर आप रीडिंग की बात करें, आप रीडिंग की हैबिट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पहले दिन से नहीं बोल सकते कि मुझे 50 पेजेस पढ़ने हैं, क्योंकि आप एक दिन पढ़ लेंगे, दूसरे दिन आपका मोटिवेशन दगा दे जाएगा और फिर आपके अंदर एक होपलेसनेस की फीलिंग आएगी। आपको लगेगा मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ, मेरा विल पावर बहुत वीक है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। एंड देन यूल गिव अप, क्योंकि वो जो फेलियर का झटका है वो आप लेना नहीं चाहते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है फेलियर की उस नेगेटिविटी को नहीं झेलने का? करो ही मत, तो पता ही नहीं चलेगा। तो उससे बचने का आसान तरीका है कि गोल्स इतने छोटे बनाइए स्टार्टिंग के लिए कि उनको करना बहुत आसान हो जाए, और उनके लिए कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं हो सकता। अगर आपको 2 पन्ने ही पढ़ने हैं और 3 बजे पढ़ने हैं, आप कहीं पे भी होंगे, 2 पढ़ने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और वो बहुत आसान हो जाता है। एक चीज़ ये भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि इट इज़ वेरी नेचुरल टू स्ट्रगल विद डिसिप्लिन। और इसके 2 रीज़न्स हैं। आपकी विल पावर बहुत ही लिमिटेड है। इट डज़ नॉट मैटर कि वो कोई एथलीट हो, वो कोई चेस प्लेयर हो, वो कोई सक्सेसफुल बिज़नेस पर्सन हो। हर पर्सन की विल पावर बहुत कम ही होती है, क्योंकि आपका माइंड कुछ नहीं करना चाहता। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू, उस समय हमको हमेशा यही लगता रहता है कि हम अपनी विल पावर से ये कर जाएँगे, पर 3 दिन बाद ही हमें समझ में आ जाता है कि विल पावर काम नहीं करने वाली है। एंड दिस इज़ वेयर द स्मॉल हैबिट्स कम इनटू प्ले, कि आप छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे सक्सेसेस ऐड ऑन करते जाइए और विल पावर इर्रेलेवेंट हो जाएगी। आप ऑटोमैटिकली वो चीज़ करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके नेचर में आ जाएगा। एक दूसरा रीज़न जो हम डिसिप्लिन से स्ट्रगल करते हैं, वो ये है कि हमेशा से हमें डिसिप्लिन एक्सटर्नल चीज़ से आया है। जब हम स्कूल में होते हैं तो देयर इज़ अ टाइम टेबल जो ऑलरेडी बना दिया गया है। सुबह आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं, आपको भेज दिया जाता है, और वहाँ पे टाइम टेबल स्कूल के हिसाब से आपको फॉलो करना ही पड़ता है। तो ऑटोमैटिकली डिसिप्लिन आप में आ जाता है, बिकॉज़ ऑल द फैक्टर्स आर आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल। हम स्ट्रगल इसलिए करते हैं हमारी एडल्ट लाइफ में, क्योंकि अब हमें एक सेल्फ ड्राइव की ज़रूरत होती है जो हमें डिसिप्लिन्ड करे। पर बिकॉज़ हमारी सेल्फ ड्राइव बहुत ही अलग-अलग चीज़ों पे अटेंशन डालना चाहती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन वन पाथ एट अ टाइम। और इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको हमें अवेयरनेस में लाने की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रगल है बहुत नेचुरल है, ये हमारे साथ होगा।
इट इज़ नॉट कम्प्लीटली आवर फॉल्ट, पर इसको हमें कॉन्कर भी करना है और वो सेल्फ ड्राइव हमें बिल्ड करनी है। एडिंग टू योर पॉइंट, एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सक्सेसफुल होंगे, बट देयर शुड नॉट बी अ सेकेंड डे। तो अगर आपने अपने डिसिप्लिन जर्नी में फर्स्ट डे मिस किया है, सो डोंट बीट अप योर सेल्फ कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं सकता। एक्नॉलेज इट एंड देन मूव अहेड। उसके बाद ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट डे हो गया है, पर अब सेकेंड डे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे हो सकता है कि आप मिस कर जाएं, कोई रियल रीज़न हो, पर जब वो सेकेंड डे होता है तो एक नई हैबिट बनना चालू हो जाती है, और जैसे ही वो नई हैबिट बनना चालू होती है, आपकी पुरानी जो डिसिप्लिन हैबिट्स थी वो डिफ़िकल्ट हो जाती है अपना शेप लेने में। तो अगर आपने एक बार गलती करी है, तो मेक इट अ पॉइंट कि सेकेंड डे वो मिस्टेक ना हो और आप अपने रूटीन पे वापस आ जाए। कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट डे भी नहीं हो, और इसीलिए हम बोलते हैं इतने छोटे स्टेप्स रखिए कि करना बहुत आसान हो जाए। बेसिकली सक्सेस की भी स्ट्रीक होती है और फेलियर की भी स्ट्रीक होती है। अगर आप ये इंटेंशन रखें कि यू आर नॉट अ फेलियर एंड यू विल सक्सीड, तो उस इंटेंशन के साथ जब आप एक दिन फेल हो जाते हैं, वो उतना बड़ा फेलियर नहीं लगता जितना कि नॉर्मल उसमें आपको लगेगा। सो इफ़ यू कैन फेल वन डे बट कीप द इंटेंशन इन योर माइंड कि हाँ, आज तो नहीं हुआ पर कल हम करेंगे ये चीज़, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू अ हैबिट जहाँ पे छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। एक और तरीका मैंने इसमें देखा है कि कई बार क्या होता है, जो काम हमें करना है वो इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दे रहा है हमें, और इसलिए हमारे पास इतना मोटिवेशन नहीं है कि हम इनिशियली भी पुश कर सके। उस केस में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बड़ा हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो पर्सन होता है जिसको आपने अथॉरिटी दे रखी है, या जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, जिसको आप वैल्यू करते हैं, और जो आपको पनिश करने का ओहदा रखता है। तो आप जिस भी एरिया में डिसिप्लिन होना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एस्टैब्लिश करिए, जो आपको पनिश करेगा अगर आपने इनिशियल फ्यू स्टेजेस में वो एक्शन नहीं लिया है। माइंड इट, अभी भी हम छोटे एक्शंस की बात कर रहे हैं, और ये इनिशियल स्टेजेस पे ही वर्क करता है। लॉन्ग रन में डिसिप्लिन अंदर से ही आता है, तो आपको इनिशियल स्टेजेस में पुश देने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बहुत अच्छा है। वो आपको पनिश कर सकता है मॉनेटरी वेज में या नॉन मॉनेटरी वेज में, बट इसमें ये एस्टैब्लिश कर लेना बड़ा ज़रूरी है कि उसके पास वो अथॉरिटी है, और उस पनिशमेंट को पूरा करने के लिए उसे आपकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल समझने का ऐसा है कि अगर आपने कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं अगर जिम नहीं गया तो मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा। इट शुड वर्क द अदर वे अराउंड। आप उसके पास पहले ही डिपॉजिट कर देंगे, एंड जिस जिस दिन आप जिम जा रहे हैं वो आपको पैसे रिटर्न करता रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो अपनी जेब से 1000 रुपये निकाल के देना पड़ेगा, तो आप नहीं देंगे। तो उसको अथॉरिटी देने का तरीका ये है कि आप उसके पास पहले से ही मनी डिपॉजिट कर लें, एंड ही विल पे यू फॉर एक्टिंग पॉजिटिवली। तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उस चीज़ से। इसमें एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ टोनी रॉबिन्स का। टोनी रॉबिन्स ने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए कोल्ड वाटर प्लंजेस चालू किए थे। तो नो मैटर वो कहाँ पे हैं वर्ल्ड में, वो कौन से एरिया में है और वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, वो रोज़ सुबह उठ के कोल्ड वाटर प्लंज लेते हैं। सो इट्स बेसिकली चिलिंग वाटर, जिसमें वो डिप करते हैं फॉर फ्यू मिनट्स एवरी डे एवरी मॉर्निंग। एंड दिस इज़ हिज वे ऑफ सेइंग कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ती हैं। तो इन हिज लास्ट सो मैनी ईयर्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनली, जहाँ पे वो इतना ट्रैवल करते हैं, ही हैज़ नॉट मिस्ड अ सिंगल मीटिंग। वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वो सेमिनार्स देते हैं, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करते हैं, बट उन्होंने कभी कोई इवेंट मिस नहीं किया, क्योंकि दिस इज़ हिज वे ऑफ डेवलपिंग डिसिप्लिन, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी ही पड़ती हैं। तो वो इसको प्रैक्टिस रोज़ मॉर्निंग में इस तरह से करते हैं कि मौसम कितना भी ठंडा हो, मुझे प्लंज लेना है। सो मेरी आउटर बीइंग कैसी भी हो, कुछ भी हो, अगर मैंने कुछ कमिट किया है तो मुझे करना है। आई थिंक दिस गोज बैक टू द सेम थिंग कि सुबह अगर आपको कुछ करना है तो इट हैज़ टू स्टार्ट वे बिफोर। डिसिप्लिन किसी एक दिन या किसी एक घंटे या कुछ घंटों के दौरान नहीं होता है, डिसिप्लिन आपकी लाइफ का पार्ट होता है। तो इफ़ यू हैव टू गो समवेयर इन द मॉर्निंग, जैसे आप स्कूल सुबह जाते थे, उसके लिए आप रात में 10 बजे सो जाया करते थे, तब आप 6 बजे उठ के स्कूल जा पाते थे। जैसे ही ये चीज़ चेंज हो गया, कॉलेज का टाइम लेट होता है, तो आप देखिए कैसा आपका रूटीन अकॉर्डिंगली चेंज हो गया था, दैट यू वुड स्लीप अंटिल 9 AM इन द मॉर्निंग एंड गो टू कॉलेज एट 11, और इसीलिए फिर आप रात में लंबा जगना शुरू करते हैं। तो डिसिप्लिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सुबह उठ के डिसिप्लिन दिखाते हैं। आपको डिसिप्लिन पिछली रात भी दिखाना होगा, उसके पिछले दिन भी दिखाना होगा, उसकी पिछली रात भी दिखाना होगा। तो इट हैज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है इसमें, वो ये है कि यू हैव टू नो कि आपका कॉस्ट क्या है, व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस टू डू व्हाट यू वांट टू डू। बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए, ये ऐसा होता था कि
मैं पैसे देता हूँ किसी चीज़ के लिए और फिर मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करता। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी समटाइम्स डू। मेरे साथ ये था कि मैं जिम की मेंबरशिप की फ़ीस भर देता था, 3-4 दिन जाता था और फिर नहीं जाता था। और ये मैंने 3-4 बार से बहुत ज़्यादा बार किया है। ये आपको भी पता है चर्चिल। ये सभी लोग काफ़ी बार करते हैं। और एग्ज़ैक्टली, इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न दैट पीपल फॉलो। और फिटनेस इंडस्ट्री तो चली उन लोगों पे रही है जो पैसा दे के शो अप नहीं करते हैं, क्योंकि जिम की कैपेसिटी 100 लोगों की होती है, बट वो 500 एनरोल करके भी चला लेते हैं क्योंकि 400 आने नहीं वाले हैं। राइट। एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैंने उसको पैसे दे दिए और फिर मैं वहाँ पे गया नहीं। मुझे जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता था, वो ये था कि मैं सोता था लेट बिकॉज़ आई वांटेड सम मी टाइम, अलोन टाइम जो मुझे रात में ही अच्छा लगता था। जिम जाने के लिए मुझे ये चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ी। आई हैड टू स्लीप अर्ली सो दैट आई कुड वेक अप अर्ली एंड गो टू वर्कआउट अर्ली। और मैंने वो किया। जैसे ही मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि दैट इज़ द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग, तो नाउ व्हेन आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, आई हैव ऑलरेडी पेड बहुत ही हाई कॉस्ट सुबह उठ के जिम जाने के लिए। तो उसके बाद वर्कआउट नहीं करना बिकम्स अ ट्रू वेस्टेज ऑफ द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें बोली, एक तो प्री प्रिपरेशन करना एंड दूसरा ये देखना कि आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो क्या आप ऑलरेडी कर चुके हैं या कि वो कॉस्ट आप इनकर करेंगे। बहुत सी बार डिसिप्लिन्ड नहीं होने के या बहुत सी बार वो चीज़ें कर लेने के जो हमें सच में करनी है, उसकी कॉस्ट बहुत लेट आती है। फिटनेस की बात करें तो वो बैक पेन, वो इंजरीज़, वो फटीग सब बाद में आने वाला है। तो वो कॉस्ट परसीव करना और अपने वाइज़ निकाल के रखना कि आपको डिसिप्लिन होना क्यों ज़रूरी है, स्लाइट मोटिवेशन का काम करता है। आई होप अंशुल हमारी टिप्स आपको हेल्प करेंगी बेटर डिसिप्लिन होने में। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ राइट टू अस एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। और ये क्वेश्चन आशुतोष की तरफ से आया है एंड ही राइट्स, हाउ टू बर्डन डाउन द थॉट ऑफ बीइंग ऑन प्रोसेस और राइट माइंडसेट and how to burden down the bad feeling of wastage of time if we did. आशुतोष का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में तो वो जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे माइंड में ड्रामा चलता है कि क्या हम सही कर रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि अगर हमने टाइम वेस्ट किया है तो उसकी जो नेगेटिव गिल्ट हमारे अंदर आती है, उसको कैसे कम किया जाए। तो हम अलग अलग हिस्सों में इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पे वो पूछना चाह रहे हैं कि जो ड्रामा हमारे अंदर चलता है कॉन्स्टेंटली, जो हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो कैसे कम किया जाए। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम में से किसी भी इंसान की लाइफ फिगर आउट नहीं हुई है। किसी को भी नहीं पता कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये ड्रामे की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सामने नए फैक्ट्स और नए इनपुट्स आते जाते हैं, हमें अपनी लाइफ को बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए एक काउंटर क्वेश्चन है। व्हेन यू आर सेइंग कि ये ड्रामा हमारे माइंड में चलता रहता है कि आर वी ऑन द राइट पाथ, तो मेरा सवाल उसमें ये होता है हमेशा, द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू हु? किसके हिसाब से आप राइट पाथ की बात कर रहे हैं? अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम अपने आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनको देखते हैं और फिर उनके साथ खुद को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हम उनके जैसा काम कर रहे हैं या नहीं। पर ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि इवन इफ टू पीपल लुक टू बी ऑन द सेम पाथ, फिर भी उनकी जर्नीज बहुत यूनिक होगी। तो आपकी जर्नी भी उतनी ही यूनिक है, भले ही आप वो काम कर रहे हैं जो दुनिया के हिसाब से नॉर्मल काम है, या आप वो काम कर रहे हैं जो दुनिया के हिसाब से एकदम एबनॉर्मल काम है। और सबको ये फीलिंग आती है, भले ही वो 9 to 5 जॉब पे जाता हो, भले ही वो कुछ बिजनेस कर रहा हो, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मे बी एन आर्टिस्टिक जर्नी और समथिंग सिमिलर। हर पर्सन को, नो मैटर आपको वो पर्सन कितना नॉर्मल लगता है फ्रॉम द आउटसाइड, या उसकी जर्नी कितनी नॉर्मल लगती है, हर पर्सन को ये सेम ही डाउट्स आते हैं। तो द बिगेस्ट स्टार आउट देयर एंड द बिगेस्ट बिजनेस पर्सन आउट देयर एंड द बेस्ट एम्प्लॉय आउट देयर, ऑल थ्री हैव द सेम थॉट। तो इससे आपको सिर्फ ये पता चलता है कि सेल्फ डाउट का कोई बेसिस नहीं है, ये सिर्फ एक इनर क्रिटिकल वॉइस है जो हम सब में होती ही है। ऑल्सो मुझे लगता है इस चीज़ को जज करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि क्या जो मैं कर रहा हूँ मुझे अभी हैप्पीनेस दे रहा है और सेटिस्फैक्शन दे रहा है, और आज से 3 साल बाद हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देगा कि नहीं देगा। वंस यू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस, आपको पता चल जाता है कि आप सही पाथ पे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सही पाथ पे नहीं हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट ड्रामा, आपको अपना क्वेश्चन बदलने की ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिले। एंड जब आप अपना क्वेश्चन बदल देंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आंसर्स बदल गए हैं। हम काफ़ी समय एक गलत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये सही है,
इसकी जगह हम इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दें कि सही क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस क्वेश्चन को और इस ड्रामा को शेप करता है वो है मनी। यानी कि हम कई बार ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमें मिल रहा है, पर क्या इतना ही मिलता रहेगा? एंड डजंट एवरीवन हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट देन वी डू? तो हम क्या करते हैं कि मनी को अपना मेजरिंग स्टिक बना देते हैं कि अगर हमारे पीयर्स के पास या हमारे दोस्तों के पास एक्स अमाउंट आ रहा है और आपके पास वाई अमाउंट आ रहा है, एंड इफ दे डोंट कंपेयर वेरी वेल, तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ सेट नहीं हो पाएगी उस तरह से जैसे उनकी हो पाएगी एंड सो ऑन। बट इसी टाइप की सिचुएशन में द फीलिंग इज व्हाट हेल्प्स। जैसा कि आपने कहा चर्चिल कि इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो आपका माइंड कितना भी आपको कहते रहे कि ये सही रास्ता नहीं है या फिर इसमें उतने पैसे नहीं है, पर वो आपके लिए सही रास्ता है। आपको इस हैप्पीनेस की फीलिंग को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। 5 years लेटर, 4 years लेटर, मे बी इवन 10 years लेटर, एक मोमेंट आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो हमने चूज़ किया था उतने सालों पहले वो सही था। पर वहाँ तक का पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दैट। ऑल्सो मुझे लगता है आपका करियर पाथ कुछ भी हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप आज मनी नहीं बना रहे हैं या आज आप कम मनी बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स, आप उसमें भी एक्सेल कर सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेज़ लेके। तो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत हाई इनकम पोटेंशियल नहीं होता है, वहाँ पे भी आउटलायर्स होते हैं, जो कुछ ट्वीक करके स्मॉल बहुत बड़े और डिफरेंट रिजल्ट्स लाते हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका करंट कोर्स आपको हैप्पीनेस दे रहा है, आपको बस एक स्मॉल चेंज लाने की ज़रूरत है जिससे आपका लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन चेंज हो जाए। और हमें लगता है कि 360 डिग्री शिफ्ट ज़रूरी होता है रिजल्ट्स चेंज करने के लिए, बट आप ऑफन देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल वेंचर्स में, बहुत सक्सेसफुल पीपल में सिर्फ एक छोटा सा थॉट चेंज हो जाता है, और वो छोटा सा थॉट जब चेंज होता है तो आपके डेस्टिनेशंस बहुत बदल जाते हैं। जस्ट इन अ सिंपल वे समझने का तरीका कि अगर आपने फ्लाइट ली है, फ्लाइट बस एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस चेंज करती जाती है और आप एक डेस्टिनेशन मुंबई पहुंच सकते हैं या दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो आपको बस छोटा सा ट्वीक करना है अपने करंट आइडिया में, और फिर वो आपको अनमेजरेबल रिजल्ट्स दे सकता है। एक कोट है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड दैट इज़ बी द स्टोरी यू आर लुकिंग फॉर। हम अक्सर जब अपनी जर्नी को देखते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा और कौन है जिसने यही चीज़ की है और वो सक्सेसफुल है। हम गूगल करते हैं, हम उनके सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ते हैं, यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ देखते हैं या टेड टॉक्स देखते हैं, और अपने आप को उसमें ढूँढने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये पर्सन हमारे जैसा है, या वो पर्सन ने जो किया ये काफ़ी कुछ वैसे ही जैसा हम चाहते थे। मैंने रियलाइज़ किया ओवर टाइम कि अल्टीमेटली आपकी जर्नी क्योंकि यूनिक है, तो आपके चॉइसेस, आपके डिसीजंस और आपका पाथ सब कुछ यूनिक होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ऐसी स्टोरीज, ऐसे लोग जो आपको एग्जाम्पल बने, व्हाई डू नॉट यू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर योरसेल्फ? आप ऐसे चॉइसेस लीजिए जो आपको लगता है आपके जैसा पर्सन जो इस चीज़ में सक्सेसफुल होगा वो इस टाइप के चॉइसेस लेता। जब आप ये करना शुरू करते हैं, यू विल रियलाइज कि यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ एवरी डिसीजन दैट यू मेक ऑन द जर्नी, क्योंकि हर डिसीजन आपको समझ में आएगा आपको वो इंसान बना रहा है जो आप बनना चाहते हैं। तो इफ़ यू कैन हैंग आउट टू अ कोट, देन इट शुड बी दिस कि बी द स्टोरी दैट यू आर लुकिंग फॉर एवरी डे। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है सागर। एंड इसमें हम कहीं पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोगों को अप्रिशिएट मत करिए, उनसे सीखिए मत, बट आपकी जर्नी और आपका पाथ खुद का डिज़ाइन किया जाना चाहिए। आप उनमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, बट किसी इंसान को कंप्लीटली मिरर करना एक फेलियर की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप उसे 100% कभी मिरर नहीं कर सकते। आपको उसकी वैल्यूज़ नहीं पता है, आपको उसके प्रिंसिपल्स नहीं पता है जो उसे सबकॉन्शियसली गाइड कर रहे हैं, तो आप उनके जैसा सेम वर्क कभी कर नहीं पाएंगे। तो उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पिक कीजिए, मल्टीपल लोगों से बेस्ट प्रैक्टिसेस पिक कीजिए, और अपना पाथ, अपनी वैल्यूज़ और अपनी प्रिंसिपल्स खुद डिज़ाइन कीजिए। एक लास्ट चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि फोकस ऑन द टुडे। हम जब भी चिंता करते हैं, वरी करते हैं, तो इट इज़ बिकॉज़ या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या हम बाद के बारे में सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। पर अल्टीमेटली दी ओनली थिंग जो आपके हाथ में है वो है आज। तो अगर आज आप अपनी जर्नी के हिसाब से सही स्टेप ले रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जर्नी पे हैं। क्योंकि अगर इट डज़ नॉट मैटर व्हाट द जर्नी इज़, अगर आप रोज़ सही कदम चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे जाएँगे। आशुतोष ने एक और सवाल किया था जिसमें वो जानना चाह रहे थे कि जब हम टाइम वेस्ट कर देते हैं तो हमें बहुत ही गिल्ट की फीलिंग आती है, उस गिल्ट की फीलिंग से कैसे बचा जाए। मेरा बोलना यह है कि जब आप गिल्ट में जी रहे हैं तब भी आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। आपने पहले वेस्ट किया, फिर उसके गिल्ट में आए, फिर आप इस वेस्टेज ऑफ टाइम के गिल्ट में आएंगे। सो इस विशियस साइकिल को रोक दीजिए। जब आपने टाइम वेस्ट कर दिया है और आपको रियलाइज़ हुआ है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अपना क्वेश्चन बदल दीजिए। जस्ट आस्क योर सेल्फ, वॉट वेंट रॉन्ग दिस टाइम, और मैं कैसे इसको सही कर सकता हूँ।
एंड कीप इटरेटिंग दैट क्वेश्चन। हो सकता है आप कल भी वही गलती करें, कल फिर से वही क्वेश्चन करिए कि ओके, मैंने देखा था कि ये स्टेप्स करने से चीज़ें सही हो सकती थी, मैंने वो की पर फिर भी मेरा टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा था, अब मैं क्या सही कर सकता हूँ। एंड हर रोज़ जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे आप बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, और वो मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स जब तक आ रहे हैं, सम टाइम डाउन द लाइन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपका टाइम वेस्टेज काफ़ी कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को भी अवेयरनेस में लाइए कि हाउ डू यू वेस्ट टाइम, आप किस किस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं सिर्फ फ्रेंड्स के रीरन्स देखता था, तो मैंने फ्रेंड्स के 10 सीज़न पता नहीं कितनी बार देखे। उसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये था उस टाइम पे कि मैं अगर फ्रेंड्स की फाइल्स डिलीट कर देता अपने कंप्यूटर से, तो मेरा वेस्टेज इमीडिएटली खत्म हो जाता। डेफिनेटली एक विल पावर लगती है ये एक स्टेप लेने में, बट यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ ऑल द वेज दैट यू आर वेस्टिंग टाइम। अगर आप बैठ के एक लिस्ट बनाते हैं और उसको लिख लेते हैं रादर दैन टाइपिंग इट ऑन योर फोन, तो ये चीज़ें आपके माइंड से बाहर आके आपके अवेयरनेस में आ जाती हैं, एंड इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू नॉट वेस्ट टाइम यूजिंग एनी ऑफ दोज मेथड्स। ये आपने काफ़ी अच्छी बात की कि कॉन्शियसली उनको लिस्ट डाउन करना। बहुत सी बार हमें पता ही नहीं होता कि हमने टाइम कहाँ गवा दिया। तो जैसा कि हमने प्रोडक्टिविटी वाले एपिसोड में डिस्कस किया था कि एक मास्टर लिस्ट बनाना, जिसमें हम सभी चीज़ें लिखते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक हम जो कर रहे हैं, हमें एक मौका देता है आइडेंटिफाई करने का कि हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। एंड वंस यू हैव दैट लिस्ट, वो काफ़ी हेल्प करती है आपको उन चीज़ों को हटाने में जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि आपने प्रोडक्टिविटी के एपिसोड की बात करी चर्चिल, मैं कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैवंट हर्ड दैट एपिसोड येट, तो उस एपिसोड के 2 पार्ट्स हैं, प्रोडक्टिविटी 1 एंड प्रोडक्टिविटी 2, जिसमें चर्चिल और मैंने हमारे यूनिक वेज, हमारी यूनिक टेक्निक्स, हमारी यूनिक थिंकिंग जो प्रोडक्टिविटी पे है उसको शेयर किया है उन एपिसोड्स में। और अगर आपको ये टाइम वेस्टेज की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, तो दोज 2 एपिसोड्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनको सुनें। यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य के पास से आया है। आदित्य पूछना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपने 40s, 50s और 60s में कैसे इमेजिन करते हैं और कैसे देखते हैं? तो दिस इज़ वेयर वी एंटर ड्रीम वर्ल्ड, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे 40s, 50s और 60s कैसे होंगे, तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ वी वांट टू बिल्ड इट। आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है अलाइव होने के लिए, क्योंकि आज की लाइफ में यू हैव मोर कंट्रोल ऑफ व्हाट यू कैन डू इन योर लाइफ। अगर आप थोड़े भी सेल्फ अवेयर हैं, अगर आप थोड़े भी कॉन्शियस हैं, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप अपनी लाइफ शेप कर सकते हैं। हमारे प्रीवियस जनरेशन्स के पास कुछ ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। दे हैड टू गो टू अ जॉब, देन रिटायर एंड देन लिव अ सर्टेन लाइफ। ये बहुत ही बड़ी लग्जरी है कि हम अपने 20s में, 30s में इस बात के लिए अवेयर होते हैं कि हमारे 40s, 50s, 60s कैसे होंगे और कैसे होने चाहिए, और उनको हम शेप करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इस लग्जरी को यूज़ करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट फाइंड आउट लाइफ में आपके लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आज हैं वही आपके लिए 40s, 50s और 60s में गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनेंगी अपनी लाइफ जीने के लिए। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने 40s के बाद से अपने को वही चीज़ें करते हुए देखना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे फाइनेंशियल पार्ट्स तब तक सॉर्ट हो चुके हों। तो मेरी आज भी कोशिश ये रहती है कि मैं जब तक अपने 40s को टच करूँ, मैंने अपने फाइनेंसेस सॉर्ट कर लिए हैं, और उसके बाद मैं जो भी कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा हो या नहीं दे रहा हूँ, बट आई वुड लव टू डू थिंग्स जिनमें मुझे खुशी मिलती है, जो मैं सच में करना चाहता हूँ और जो मेरे टाइम का सबसे बेस्ट यूसेज है। पर्सनली मुझे लगता है कि मैं कोई एक ऐसा रिसॉर्ट खोलना चाहूँगा जो मेंटल और फिजिकल बीइंग दोनों को टारगेट करता हो और दोनों को रिजुविनेट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आप किस चीज़ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं उससे पता चलता है कि आप कैसे पर्सन हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इवन नाउ कि मैं ऐसी चीज़ों पे टाइम स्पेंड करूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑफ कोर्स हम सबके पास डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। देयर आर सो मेनी एरियाज ऑफ लाइफ, और हर एरिया में आपको कुछ ना कुछ टाइम देना ही है ताकि आप अपनी लाइफ उतनी बेटर कर सकें। मेरा होप भी यही है कि वंस आई एम इन माई 40s एंड 50s एंड 60s, मेरा टाइम जो मैं खर्च करता हूँ इट मूव्स मोर टूवर्ड्स थिंग्स आई लव टू डू, जैसे कि म्यूजिक, जैसे कि राइटिंग, या फिर टाइम स्पेंड विथ माई फैमिली, या टाइम स्पेंट डूइंग समथिंग मीनिंगफुल जैसे कि ये पॉडकास्ट। और इस होप के साथ मैं ये सब करूँगा कि मेरे पास उस समय ये सारा टाइम होगा। ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ के लिए वेट नहीं करता कि जब मैं 40s का हो जाऊँगा तब मैं ये करूँगा। आई ट्राई टू डू इट राइट नाउ, जैसे कि हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, या जैसे कि मैं अभी कुछ म्यूज़िक पे काम कर लेता हूँ। जितना टाइम होता है मेरे पास उतने टाइम में। बट माई होप इज़ कि एज़ लाइफ गोज़ ऑन आई विल हैव मोर टाइम टू डू मोर ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक।
इसमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि लाइफ ऑन ऑफ स्विच नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40th बर्थडे पे स्विच दबा दें और अब आपकी लाइफ वर्क लाइफ से चेंज होके जो आप करना चाहते हैं पे शिफ्ट हो जाएगी। आपको पहले से प्रेमाइस बिल्ड करना पड़ेगा और अभी से वो चीज़ें इनकलकेट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में जो आप 40s पे जाके करना चाहते हैं और फिर 50s पे जाके करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम अभी से वो चीज़ें धीरे धीरे इनकलकेट करें, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आप म्यूज़िक पे काम करते हैं, बाद में हमारे पास इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम होगा और हमारा जो वर्क है वो कंपैरेटिवली हमारा कम टाइम लेने लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ट्रैवल करने का बहुत मन है। तो मैं अपने 40s में अभी भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, पर मैं अपने 40s और 50s में चाहता हूँ कि मैं वर्ल्ड घूमूँ, मैं डिफरेंट कल्चर्स समझूँ, वहाँ के लोगों से बात करूँ, मैं हर इनकम लेवल की कंट्री ट्रैवल करूँ और देखूँ कि वहाँ पे लोग कैसे जीते हैं, उनकी बिलीव्स क्या हैं, उनके रिलीजन और उनके कल्चर्स क्या है और उनको जानूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ साल माउंटेन्स में जाके रहना है, जहाँ पे मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में और लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के साथ रहना चाहता हूँ। एक बेसिक बहुत सिंपल लाइफ। मुझे नहीं पता ये मैं अपने 40s में कर पाऊँगा या 50s में कर पाऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 साल मैं माउंटेन्स में रहूँ, जहाँ पे एक छोटा सा घर हो, जहाँ पे बहुत कम इंटरनेट कवरेज हो या ना के बराबर इंटरनेट टेलीफोन कवरेज हो और आप बहुत लिमिटेड मीन्स में रहें, ताकि मैं अपने आप को अपने अंदर से एक्सप्लोर कर पाऊँ। ये एक्चुअली एक शेयर्ड गोल है बिकॉज़ इवन आई वांट टू लिव इन एन एरिया जहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस ना हो, फैसिलिटीज़ सारी हो, पर शहर से कुछ दूर, इनफैक्ट काफ़ी दूर जहाँ पे नेचर हो और जहाँ मैं शांति से रह पाऊँ। इट इज़ स्कैरी ऑल्सो क्योंकि जब आप सोचते हो कि आगे जाके आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे होंगे एंड दे वुड नीड टू लिव नियर अ सिटी एंड सो ऑन। तो इस टाइप के चैलेंजेस मुझे उसमें लगते हैं, बट दैट डज़ नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ड्रीमिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल। आई थिंक एक करेजियस मूव बड़ा ज़रूरी है इस पार्ट पे कि अगर आपका ये सपना है, तो आप इसको पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करके उसको लिव अप करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप यू वुड बी लिविंग विथ रिग्रेट कि हमने नहीं किया। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है ये करने का या मुझे कभी मौका मिलता है, तो हमें एक दूसरे को पुश करना चाहिए कि ओके दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम वो ब्रेक ले सकते हैं 3 साल का और हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वो जर्नी जी सकते हैं। दैट इज़ सच अ गुड इनसाइट चर्चिल, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना इस पॉडकास्ट पे कि यू हैव टू डू समथिंग टू बिल्ड योर लाइफ दैट यू वांट। तो जब हम 40s 50s 60s में अगर इस तरह से रहना चाहते हैं तो देयर विल कम अ मोमेंट कि हमें लाइफ एज वी नो इट सेक्रीफाइस करनी ही होगी टू लिव द लाइफ दैट वी वांट टू लिव। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अपने 40s और 50s से एक अच्छा फादर होने की फीलिंग भी डिराइव करनी है। आई वॉन्ट टू गिव माई चाइल्ड ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव लर्नड थ्रू आउट द ईयर्स। मेरी 8 मंथ ओल्ड डॉटर है, तो अभी मैं उसको केयर और लव दे सकता हूँ, बट जैसे जैसे वो ग्रो होगी मैं उसे वो लेसन्स दे सकता हूँ जो मैंने सीखे हैं। मे बी वो स्पीड रीडिंग के लेसन्स हों, मेमोरी टेक्निक्स हों, लाइफ के बारे में मेरे व्यूज़ हों और मुझे जो भी पता है। इन सब को देख के मुझे एक फीलिंग डिराइव करनी है कि मैं एक अच्छा फादर हुआ और उसमें एक फीलिंग ट्रांसमिट करनी है कि वो एक अच्छी पर्सन बन सकती है इस वर्ल्ड के लिए। एक चीज़ जो आई एम 100% श्योर आई वांट इन माय लाइफ जब मैं 40s का हूँगा, 50s 60s 70s में, वो है मेरी हेल्थ। आई रियली वांट टू बी इन गुड शेप। और बाय गुड शेप आई डू नॉट मीन कि आई वांट टू हैव लाइक अ ग्रेट शेप टोन्ड बॉडी और समथिंग, बट आई वांट टू फील एनर्जेटिक। आई वांट टू फील कि मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं जो भी करने जाऊँ उसमें मेरी बॉडी, मेरी हेल्थ मेरे आड़े ना आए। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट इन माई लाइफ। आई एम हैप्पी कि हमने ये जर्नी साथ में स्टार्ट किया और अभी वी आर बोथ वर्किंग आउट एवरी ऑलमोस्ट एवरी डे एंड वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। एंड आई एम श्योर कि उसमें भी कई चैलेंजेस आगे जाके आएंगे, बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई वांट इन माई लाइफ। अगेन इट गोज बैक टू द सेम थिंग कि अगर आपको तब हेल्थ एंजॉय करनी है, तो आपको उसके लिए वर्क अभी से करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने 30s में पूरा स्लॉग कर ले और अपने आप को ड्रेन आउट कर लें एंड फिर एक्सपेक्ट करें कि 40s में आपके पास एनर्जी रहेगी। तो यू हैव टू मेक टाइम नाउ टू बी एबल टू बी द पर्सन दैट यू वांट टू बी इन योर 40s। तो इसलिए हम फिटनेस की जर्नी पे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे एक और गोल है, मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ जहाँ पे मैंने अपने लास्ट 10 ईयर्स के सारे बिग मोमेंट्स लिखे हैं, जो चीज़ें अच्छी हुई थी वो लिखे हैं, अच्छी कन्वर्जेशंस के बारे में लिखा है। मुझे वो डायरी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैं अपने 40s या 50s में होऊंगा तो एक बहुत ही लंबा डिस्कनेक्ट आ जाएगा मेरे 20s से और मेरे 30s से, और वो टाइम मैं इंजॉय करना चाहता हूँ वो डायरी रीड करने के लिए, मेरे जर्नल्स रीड करने के लिए कि मैंने अपनी लाइफ कैसे जी है, उनमें क्या सीखा है और उन पे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए। एक और फीलिंग जो मैं चाहता हूँ उस समय वो है अ फीलिंग ऑफ अबंडेंस।
पहले मुझे लगता था कि अबंडेंस की फीलिंग आपको सिर्फ हाउ मच मनी डू यू हैव से ही आती है। पर रिसेंटली आई हैव रियलाइज़ कि अबंडेंस का मेरे लिए मतलब ये है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं वो बहुत ईज़िली कर पाऊँ। नाउ दिस कुड मीन ट्रैवल, जैसे कि आपने कहा, दिस कुड मीन अ प्लेस दैट आई वांट टू लिव इन, दिस कुड मीन डे टू डे जो हमें करना होता है वो सारी चीज़ें। पर वो सारी चीज़ें अगर मैं बिना सोचे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो देन आई वुड फ़ील कि मैं अबंडेंट हूँ। एंड दिस इज़ द फीलिंग दैट आई यूज़ एज़ अ गाइड टू लिव माई लाइफ़ इवन नाउ, और इसी फीलिंग को मैं तब भी फ़ील करना चाहता हूँ। फाइनल एक चीज़ जो मैं 40s में करना चाहता हूँ, मैं और ज़्यादा बुक्स पढ़ना चाहता हूँ। देयर हैव बीन ग्रेट माइंड्स एंड ग्रेट सोल्स हु हैव लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट, एंड मैं उनकी ज़िंदगी और उनके लेसन्स पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लाइफ से क्या डिराइव किया और क्या सीखा और वो क्या शेयर करना चाहते हैं। इससे ही मुझे एक लास्ट चीज़ मेरे लिए याद आई, और वो है कि आई रियली केयर अबाउट शेयरिंग माई नॉलेज। जो भी मुझे पता है मुझे वो शेयर करना अच्छा लगता है, भले ही वो इस फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। एंड जैसे जैसे मैं अपने 40s 50s 60s में जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आई स्पेंड मोर टाइम शेयरिंग जो भी चीज़ें मुझे पता है, विद द होप कि मैं कई सारे लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन तो मेरा भी उसमें एम है कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन लाने की। बट हाँ, डेफिनेटली 40s में जाने के बाद मैं चाहूँगा कि कंट्रीब्यूशन का पार्ट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो विद दैट वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और ये क्वेश्चन आया है मयूरी की तरफ से, एंड शी वांट्स टू नो कि लेजीनेस से कैसे डील करें। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत लेजी फील करते हैं या अपने आप को हमेशा एज अ लेजी पर्सन लेबल करते हैं, तो इससे कैसे डील किया जाए, इससे कैसे फाइट किया जाए? मुझे लगता है हम सभी प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, और हम सभी में एक लेज़ी जीन होती ही है जो हमें काम नहीं करने देती है, या जो हम करना चाहते हैं उससे रोक लेती है। तो सबसे पहले ये समझना कि ये बहुत ही नॉर्मल है और सबके साथ होता है। बड़ा हेल्प करेगा आपको एक्चुअली वो वर्क करने में जो आप सच में करना चाहते हैं। अगेन, जैसा हमने डिसिप्लिन के साथ बोला था, ये आइडेंटिफाई कर लेना कि आप कौन सी चीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं और किस टाइम और किस प्लेस पे स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको एक स्टेप अहेड ले जाता है उस जर्नी में, जहाँ पे आप अपने आप को एक लेज़ी पर्सन के टैग से हटाकर एक प्रोडक्टिव पर्सन के टैग में ले जा सकता है। अक्सर हम जब कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम उसको सिर्फ एज अ वर्ब यूज़ नहीं करते, हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम लेज़ी कह रहे हैं, तो हम लेज़ीनेस की बात कम करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हम लेज़ी हैं। सो वी आइडेंटिफाई विद दैट वर्ड टू मच। और मुझे लगता है कि किसी भी वर्ड से आइडेंटिफाई करना बहुत गलत है, क्योंकि हम हर एरिया में उस वर्ड को फॉलो नहीं करते। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर आपका बेबी होगा, तो आप कितने भी लेज़ी हो, आप उस बेबी का ख्याल रखेंगे, बिकॉज यू नो कि इट नीड्स योर अटेंशन, वन, एंड सेकेंड बिकॉज यू लव द बेबी एज वेल। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आपको हेल्प करती है ये जानने में कि इट इज़ नॉट कि यू आर लेज़ी पर्सन, इट इज़ दैट यू आर सिलेक्टिवली लेज़ी। तो उस केस में अपने वाइज आइडेंटिफाई करना कि हम किसी चीज़ को क्यों करना चाहते हैं, बड़ा हेल्पफुल रहता है। लिस्ट डाउन ऑल द रीजंस कि आप वो चीज़ क्यों करना चाहते हैं, और अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ पे उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। वंस यू हैव दैट लिस्ट, आपके पास एक मोटिवेशन बंडल तो हो गया है जो आपको लेजीनेस को ओवरकम करने में हेल्प कर देता है। और आपको ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। एक बेबी की केयर करना इसलिए आसान है क्योंकि बेबी इज़ ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट टू यू। इसी तरह से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप इस लेज़ीनेस के वर्ड के पीछे छुपाते हैं। व्हेन यू से दैट यू आर लेज़ी, यू आर ट्राइंग टू से कि मैं एक्स वाई जेड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम लेज़ी। मेरा कहना ये है कि बिकॉज आई एम लेज़ी की जगह पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि ऐसी कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अंडरटेक करना चाहते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप पिक कर पाएंगे उसमें से एक कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो करंटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एक पे काम करने से आपको समझ में आएगा कि अच्छा आप उतने लेज़ी नहीं है, बिकॉज समथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट आपने उसको पिक किया और आपने उस पर काम किया। कभी कभी नाइकी का प्रिंसिपल यूज़ करना भी बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, यू जस्ट हैव टू डू इट। तो बहुत सी बार लोगों में बड़ा रेजिस्टेंस होता है जल्दी उठने का। उस केस में आप जस्ट 1 2 3 और उठ जाइए, रैदर देन थिंकिंग इट थ्रू कि कितनी नींद आ रही है या कितना अच्छा लग रहा है। या फॉर इंस्टेंस आपको वर्कआउट करना है, तो रैदर देन थिंकिंग के शरीर दुख रहा है या कुछ हो रहा है, आप मैट बिछाइए और वर्कआउट चालू कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा तरीका है ये सोचने का कि कल से करती हूँ या बाद में प्लान करती हूँ। जस्ट डू इट एंड ओवरकम योर लेजीनेस। ऐसा होता भी है कि द मोर टाइम यू स्पेंड थिंकिंग अबाउट समथिंग, द लेस टाइम यू स्पेंड डूइंग इट। अगर आप अपना डू वाला टाइम इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तो अपने आप लेजीनेस साइड हो जाती है। ऑफ कोर्स ये हमेशा शुरू होगा बहुत ही छोटे टेक ऑफ से, यानी कि आप बहुत ही छोटा कुछ अच्छा करेंगे उस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं।
पर अपने माइंड की सुनना बंद कर दीजिए व्हाइल यू आर डूइंग इट। जैसे ही आपने वो एक्शन ले लिया तो आपके माइंड को धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी वो जो इनर क्रिटिकल वॉइस है वो धीरे धीरे पीछे हो जाएगी। जैसे ही ये होगा यू विल सी कि आपकी लेजीनेस पे या आपके प्रोक्रेस्टिनेशन पे आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है पहले से। एक टिप जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मुझे लगता है बड़ी हेल्पफुल है, वो है अपने विन्स डिफाइन करना। अगर आपको लगता है कि आप लेज़ी हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो अदर वे राउंड जाइए। आप उस एक्शन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। एंड जब आप मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, आप लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आपने आज के दिन में कर ली, तो आप अपने दिन को एक सक्सेस मान लेंगे। एंड उसके बाद आपके पास ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा कि आप लेज़ी हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो टास्क आप इंक्लूड करें जो आप करना चाहते हैं, बट आप रोज़ ये लिस्ट बनाएंगे और रोज़ उस पर टिक ऑफ लगाएंगे, और आपको रोज़ शाम को दिखेगा कि आपका दिन सक्सेस था, तो ऑटोमेटिकली वो लेजीनेस वाला टैग हट जाता है। एंड वंस वो टैग हट गया और आपके पास मोमेंटम है सक्सेस का, अब आप धीरे से उस टास्क को इंक्लूड कर लीजिए जो आपको लगता है बड़ा मुश्किल है। एंड जैसे ही आप उस टास्क को इंक्लूड करेंगे, तो अब क्योंकि आपके पास मोमेंटम है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एंड जस्ट रिलेटेड टू दैट, ये जो लेबल है, नो मैटर कौन सा वर्ड है, भले ही लेजी वर्ड है या कोई और, इस लेबल से ऑब्सेस होना बंद कीजिए। हम जितनी बार बोलते हैं आई एम एक्स, उतनी बार वो एक्स ट्रू होता जाता है, और वो ट्रू तो है ही, तो उसको बार बार बोल के और रीइंफोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ देर इज़ अ रेसर आउट देयर, वो रोज़ ही नहीं कहता आई एम अ रेसर, वो ये हो सकता है कहे कि आई एम अ ग्रेट रेसर, अपने आप को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने के लिए। बट द रेसर पार्ट ऑफ दैट इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, उसको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ नेगेटिव क्वालिटीज़ पे भी उतनी अप्लाई होती है कि अगर आपको लगता है आप लेज़ी हैं या आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके टू एक्सेप्ट कि आप ऐसे हैं। पर बार बार उसको बोल के आप उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट, फोकसिंग ऑन सेइंग बार बार कि यार मैं तो आलसी हूँ या आई एम लेजी, इंस्टेड फोकस ऑन आज क्या करना है। एज सून एज यू मेक दैट स्विच, तो वो जो सच है जो आपको इतना बड़ा सच लगता है, वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी पावर लूज करता जाता है। तो अल्टीमेटली रीइंफोर्स मत कीजिए जो आपको नहीं पसंद है, इंस्टेड फोकस ऑन थिंग्स जो आप करना चाहते हैं। एंड वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन थिंग्स जो आप करना चाहते हैं, आप देखेंगे डेफिनेटली आपकी रियलिटी भी चेंज होती जा रही है उस चीज़ को मैच करने के लिए। थैंक यू लिसनर्स फॉर सेंडिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आई होप कि हमारे आंसर्स और हमारे स्टोरीज सुन के आपको हेल्प मिली होगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो या कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो, तो यू कैन सिंपली राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। और अब हम अपने पॉडकास्ट के एपिसोड के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ एक्सरसाइज ऑफ द वीक। सो चल, व्हाट्स द एक्सरसाइज दिस वीक? इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रीवियस 19 एपिसोड्स में से टॉप 10 इनसाइट्स और लेसन्स अपने लिए निकालें। आप सभी ने हमारे एपिसोड सुने, उन्हें अप्रिशिएट किया और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। बट सुन के अच्छा लगने से लाइफ में चेंज नहीं आता है। लाइफ में चेंज तब आता है जब आप उन लेसन्स को पिक करते हैं और उन पर एक्ट करना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, उन्हें लिखेंगे और अपनी लाइफ में एक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज को अपने लिए आसान बनाने के लिए यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एपिसोड। उससे आपको याद आएगा कि किस एपिसोड में आपने क्या सुना था, एंड इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू पिक द टॉप 10 थिंग्स दैट यू लाइक, और फिर उसमें से आप अपने लेसन्स निकाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज को भी आप लिख के करें रादर देन टाइपिंग इट ऑन योर फोन या फिर टाइपिंग इट ऑन अ कंप्यूटर, क्योंकि लिखने से कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होती है, भले आप उसको सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। इस एक्सरसाइज के लिए हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आप ये एक्सरसाइज हमसे ज़रूर शेयर करें। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि जब आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमारे लिसनर्स किस चीज़ से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, और दूसरा, हम जानना चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज आपके लिए इतना मायने क्यों रखती है और उसने किस तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है। सो वंस यू हैव डन दैट एक्सरसाइज, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस। एज एन एड ऑन, हम चाहते हैं कि आप अपना फेवरेट एपिसोड्स इन 20 एपिसोड्स में से हमसे शेयर करें इसी एक्सरसाइज के साथ। और अगर आप हमारा पूरा पॉडकास्ट अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 थिंग्स वाली एक्सरसाइज हमने एपिसोड 11 में स्टार्ट की थी, और एपिसोड 20 में आके हम टोटल 10 इस तरह की एक्सरसाइज शेयर कर चुके हैं। तो इफ़ यू वांट, यू कैन गो बैक थ्रू दीज एपिसोड्स, लिसन टू द एक्सरसाइज एंड डू देम, और इससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। With this, we come to a conclusion of this special 20th episode of the Good Talk podcast. ये पॉडकास्ट किसी भी फ्रेंड्स से या फैमिली से शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in. And finally, thank you for being such a great listener for this podcast, and we welcome any questions and suggestions as always.
वी आर योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। बाय बाय। बाय बाय।